बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ मेमोरी। मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप सब लोग शायद कुछ सुनना चाहें, आप सब लोग अपनी अपनी याददाश्त के बारे में कुछ जानना चाहें और अपनी याददाश्त को शायद आप इम्प्रूव भी करना चाहें। हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जिस भी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ याददाश्त को बेहतर बनाने की टिप्स भी अगर हम किसी से चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके जिसको कहते हैं कि प्रोसेस को सीखने की ज़रूरत होती है और आप उस प्रोसेस को आज किसी न किसी हद तक सीख जाएंगे। इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम छोटी सी चीज़ को अंडरस्टैंड करें। वो ये है कि हमारी याददाश्त में किस तरह कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इनके क्या प्रोसेसेस हैं। लेट्स सी के हम किस हद तक इसको लर्न कर सकते हैं। तो पहले तो आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ा सा आप लोग अपने अपने जहनों में जवाब देने की कोशिश करें कि याददाश्त क्या चीज़ है, व्हाट इज़ मेमोरी। और उसके बाद फिर हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि जर्नलाइज या एक जो वेल डिफाइंड टर्म है वो क्या है। साइकोलॉजिस्ट और साइंसदानों के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने इसको किस तरह डिफाइन किया हुआ है। मेमोरी क्या चीज़ होती है, आपकी याददाश्त क्या होती है। कुछ लोग होंगे जिनके जहन में ये आ रहा होगा कि याद करने की सलाहियत, लेकिन याद करने की सलाहियत किस तरह से, क्या कोर्स वर्क को याद करने की सलाहियत? नहीं, खाली ये तो नहीं है इसमें। क्या ये जो नॉलेज आज आप ले रहे हो और आप क्लास से बाहर निकल रहे हो और फौरन ही इसको याद करने की कोशिश भी कर रहे हो मेरे अल्फाज को, तो इसमें से कुछ लोग बहुत जिसको कहते हैं कि एक एक चीज़ को रिटेन कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि वो मेरी हर चीज़ को दोबारा याद ना कर सकें और वो दोबारा उनसे कहा जाए कि आज के लेक्चर में क्या हुआ तो वो सिर्फ इसकी 2 इम्पॉर्टेंट बातें बता सकें और जो उनको इम्पॉर्टेंट लगी, और पूरा लेक्चर को रिट्रीव या रिटेन करते हुए बयान ना कर पाएँ। याददाश्त आप सबके जहनों में आया होगा अपने अपने हवाले से कि याददाश्त क्या होती है। कुछ कहेंगे कि मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं लोगों के टेलीफोन नंबर भी याद रखता हूँ। कुछ कहेंगे कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं लोगों की बर्थडेज याद रखता हूँ। और कुछ कहेंगे कि मेरी याददाश्त लोगों के नाम याद करने के मामले में बहुत बुरी है। लेकिन कुछ लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी है इस मामले में। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इन सब चीज़ों में जिसकी याददाश्त बुरी है उसकी याददाश्त बाकी चीज़ों में भी बुरी हो। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी मेमोरी को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैक्टर तो फोकसिंग होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं हम उसको रिमेंबर भी कर सकते हैं और उसको हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से में रख के और लॉन्ग टर्म में भी भेज सकते हैं। और अभी ये मैं आपको एक एक करके सारी टर्म्स बताती हूँ कि व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेट्स सी के हम इसको एक एक स्टेप्स को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम मेमोरी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। Memory is the process of maintaining information over time. According to one psychologist, it is the process of maintaining information over time. ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है। वर्ड प्रोसेस को जहन में रखिएगा और आगे चलते जाइए। Memory is the means by which we draw on our past experiences in order to use this information in the present. It is one of the mean कि हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है उसको यूज़ करते हुए हम अपने प्रेजेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको उसमें या तो ऐड करें या उसमें कुछ और यूज़ करें। ये एक और डेफिनेशन है। इसका फिनोमेना क्या है, ये जो प्रोसेस अभी हमने कहा इसको, इसका क्या फिनोमेना है। इट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम। रिमेंबर, आपको लर्निंग के चैप्टर में हमने क्या बताया था कि लर्निंग इज अ relatively permanent change in behavior। तो permanent change उसमें कैसे आया, जब लर्न किया, रीलर्न किया, उसको रखा अपने जहन में और उसके बाद परमानेंटली कोई चीज में चेंज आया, बिहेवियर की किसी एस्पेक्ट में चेंज आया। वो थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है, वो आपका ओवर्ट बिहेवियर, अंदर का बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेमोरी इज द परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम। It is our ability to store and retrieve information। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको स्टोर करना और रिट्रीव करना, यानी
प्रोड्यूस करना, याद रखना, बोलना उसके बाद, या जब उसका मौका आए तो उसको उसका जो है उसका जिसके ऊपर कहते हैं हम ओवर्ट बिहेवियर शो करना। इट इज अवर एबिलिटी टू स्टोर, पहले तो स्टोर करें, ठीक है, और उसके बाद उसको रिट्रीव करें, अपने काम में लाएं, अपना रिटेन करें। ह्यूमन मेमोरी कैन बी प्रिटी अमेजिंग। ये देख लें, आपके सामने इस वक्त दो फिगर्स हैं। पीपल हु आर शोन द होल इमेज 17 years before were more likely to identify the fragment. क्यों? अभी आपको बताते हैं क्यों। इस फिगर को जब 17 years before अगर इसको दिखाया गया था तो people who were shown the whole image, तो वो जो है उनको आइडेंटिफाई करना इसको आसान हो गया था। क्यों आसान हो गया था? इसलिए कि आगे पढ़ें आप इसके प्रोसेस को और फिर हम इसका जवाब देते हैं। हाउ मेमोरी वर्क्स। साइकोलॉजिस्ट थिंक ऑफ मेमोरी एज इन्वॉल्विंग 3 प्रोसेसेस, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ये 3 प्रोसेसेस हैं जो कि मेमोरी के उसमें इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज एनकोडिंग? The set of mental operations that people perform on sensory information to convert that information into a form that is usable in the brain's storage systems. अच्छा, storage, holding on to information for some period of time. Retrieval, getting information that is in storage into a form that can be used. Encoding क्या हुई अब आपकी? वो mental operations जो कि लोग कर रहे हैं, आपने सारा सेंसरी सिस्टम पढ़ा है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स आपके किस तरह स्टिमुलस को लेते हैं और रिस्पॉन्स, फिर मैसेज लेकर अंदर जाते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं जो कि ब्रेन के यूजेज में ला सकी जाए, लेकर आई जाए। इसी तरह उसके बाद स्टोर, जब उसकी स्टोरेज हो जाती है तो उस इंफॉर्मेशन की को अपनी स्टोरेज में रखते हुए और उसके बाद उसको रिट्रीव करते हैं। that is actually the getting the information that is in storage into a form that can be used, जो कि यूज की जा सकती है। यानी ये 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। इसमें एक एटकिंसन्स शिफ्रिन मॉडल कहलाता है जो कि one of the model of memory, one of the known and used model of memory. It is a multi-stage model. It consists of 3 different interacting memory systems: sensory memory, short-term memory, long-term memory. Stimuli are recorded by our senses and held briefly in sensory memory, that is sensory memory. Some of this information is processed into short-term memory and encoded through rehearsal, that is the short-term memory. Long-term memory is the information that moves into long-term memory where it can be retrieved later. इसको हम एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपके सामने इस वक्त 3 फिगर्स हैं। आप पहली फिगर में ये देखें कि सेंसरी मेमोरी रजिस्टर्स इनकमिंग इंफॉर्मेशन अलाउइंग योर ब्रेन टू कैप्चर फॉर अ फ्लीटिंग मूवमेंट अ सी ऑफ फेसेस, ठीक है। Then the second figure is about, just look at the figure and see that we pay attention to and encode important or novel stimuli. In this case, an angry face in the crowd आपके सामने है। और if we state at the face long enough, rehearsal जिसको कि हम कहते हैं, और if we are sufficient disturbed by it, it's deemed important, we will encode it for long-term storage and we may an hour later be able to call up an image of the face. इतने बड़े क्राउड में, जो मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी, आप सिर्फ उस फेस को फोकस कर पा रहे हैं या फोकस किया आपने, जो कि एक एंग्री फेस है, और जब आपको रिट्रीव करने को कहा गया, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आप उसको रिट्रीव कर पा रहे हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में भी जा सकती है। और जब आपने रिट्रीव किया तो वो एंग्री फेस आपके सामने आया और बाकी जितने भी फेसेस थे वो बैकग्राउंड में चले गए। क्यों? इसलिए कि ये आपके मेमोरी ने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखा, स्टोर किया, और बाकी इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक क्राउड था, बट क्राउड के फेसेस आइडेंटिफाई नहीं हो सके क्योंकि अटेंशन आपकी एक फेस के ऊपर थी और वो फेस आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया और फिर उसको आप बाद में भी रिट्रीव कर सकते हैं। This model is just like this. You can see in the figure that when environmental stimuli is coming, कोई बाहर की कोई चीज़ आपने देखी, कोई इवेंट हुआ, कुछ आपको नजर आया, तो वो सेंसरी मेमोरी में गया, आपने सेंस किया, मेमोरी में गया थोड़ी देर के लिए, सही। फिर अगर आपने उसको अटेंशन दी, अगर उसमें से किसी चीज़ पर आपकी अटेंशन थी, जैसे कि पिछली अभी मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ,
उस अटेंशन ने उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से थ्रू जिसको आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस सूरत में भेजा कि अगर उसकी रिहर्सल हो गई, फोकस में आया, फोकस में आने का मतलब उसको फिर से देखा, उसको गौर किया, रिहर्स किया, याद करने की कोशिश की और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। और अगर उसकी मेंटेनेंस की तो ठीक है, वो आपकी जो है शॉर्ट टर्म में ही रहेगा, लेकिन अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो वो लॉन्ग टर्म से होती हुई आप रिट्रीव कर देंगे उसको, उस इंफॉर्मेशन को। इट डिपेंड्स कि आपने उस इंफॉर्मेशन को रिहर्स कितनी दफा किया। सो फॉर द मेमोरी to be safe or stored in long term memory you need rehearsal, it is a must. So जैसे कि मैंने लर्निंग में बताया कि बार बार प्रैक्टिस से एक चीज लर्न हो जाती है, तो रिहर्स करने से एक चीज मेमोराइज हो जाती है। लर्निंग परमानेंट चेंज लेकर आती है। मेमोरी में अगर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई लर्निंग ऐसी है तो वो डेफिनेटली आपके बिहेवियर में एक लॉन्ग टर्म चेंज भी ला रही है। Working memory model. It is instead of all information going into one single store, there are different systems for different types of information. This kind of model consists of three different systems: central executive, visuospatial sketchpad, the phonological loop. Central executive क्या है? Drives the whole system, that is the boss of working memory, and allocates data to the subsystems. It also deals with cognitive tasks such as mental arithmetic and problem solving. Central executive, ठीक है, इसको याद रखो। Visuospatial sketchpad, inner eye, stores and process information in a visual or spatial form. The VSS is used for navigation. Visual spatial sketch जो है ये navigation के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी स्टोर कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को इन अ विजुअल फॉर्म। इसमें आपका वंस अगेन आई का, विजन का, की सेंसेस और सेंसरी सिस्टम उसका इन्वॉल्व है। द फोनोलॉजिकल लूप इज द पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी दैट डील्स विद स्पोकन एंड रिटन मटेरियल। इट कैन बी यूज्ड टू रिमेंबर अ फोन नंबर। ठीक है, ये जो आप लोग कहते हो ना कि हमें नंबर्स बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, तो बेसिकली योर फोनोलॉजिकल लूप इज एक्टिव। सी द this kind of this diagram and you will be much more clear about it. See कि इनपुट आती है, सेंसरी मेमोरी में जा रही है, कुछ डिके हो गई, कुछ निकल गई आपके उससे, कुछ आपकी अटेंशन में आ गई, जो आपकी अटेंशन में आ गई दैट इज गोइंग इनटू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और देखें उसमें आगे उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और फोनोलॉजिकल लूप, आर्टिकुलेटरी कंट्रोल और फोनोलॉजिकल स्टोरेज जो है आपकी उसी जगह से आपको वो भी मिल रही है। Just see this what is sensory memory, जो कि immediate initial recording of sensory information होती है। The immediate initial recording of sensory information is actually sensory memory. Large capacity होती है इसमें, but rapid decay होता है। क्यों rapid decay होता है? इसलिए कि आप कुछ चीजों को अटेंड नहीं करते, अटेंशन का जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है। जब आप अटेंड कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। Actual length of time a stimulus exists in sensory storage depends on the modality. Iconic memory is a visual image in sensory storage. They last approximately 1/4 of a second. Echoic memory, auditory image, these as well as other senses seem to last up to 3 seconds. Strength of memory trace, इधर आप देख रहे हैं ये ग्राफ, और टाइम और उसमें इनपुट का आप देख रहे हैं कि आपकी जो इनपुट ऊपर जा रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मेमोरी ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है विद द ग्राफ इज गोइंग अप, और टाइम जो है वो आगे जा रहा है। सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आइकॉनिक एंड इकोइक मेमोरीज, बच्चों इसके ऊपर ये है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल, बार बार मैं आपको बताती हूँ कि जो मेजर थीम है वो आप इसका अंडरस्टैंड करें रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन दीज टेक्निकल वर्ड्स, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि यू मस्ट बी नोइंग इट। लेकिन जस्ट कंसंट्रेट के ये पूरा प्रोसेस है क्या। अभी आपको हम इसकी जब समरी बताएंगे तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इट इज एक्चुअली योर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या रिलेशन है, और हाउ इट इज वर्किंग एंड व्हाट आर द टिप्स विच कैन इम्प्रूव दीज थिंग्स, के जिसमें कि आप अपनी मेमोरी बेहतर बनाएं। तो थोड़ा सा इसको जब तक आप इन टर्म्स को
यूज टू नहीं हो जाएंगे। आई एम नॉट आस्किंग यू कि इनको मेमोराइज कर लो और इनको बिल्कुल याद करके और उसके बाद रट्टा लगा के और फिर बाहर निकलो और इसका मतलब बेशक तुम्हें ना आता हो। इट्स मच बेटर कि आप एक कॉन्सेप्ट ले लें रादर देन जस्ट ट्राइंग टू रिट्रीव ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें कि टेक्निकल वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट द very technical words which are used in this lecture. Two processors are required to get information from sensory memory to short-term memory. Pattern recognition क्या चीज है? When new information comes into sensory storage, we actively search through long-term memory in an effort to find a match for this new raw data. दिस इज पैटर्न रिकग्निशन। हम किसी पैटर्न को कैसे रिकग्नाइज करते हैं? जब कोई नई इंफॉर्मेशन आती है आपकी सेंसरी स्टोरेज में थ्रू योर सेंसरी न्यूरॉन्स, वी एक्टिवली सर्च थ्रू लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं, उसको खंगालते हैं इन एन एफर्ट टू फाइंड अ मैच फॉर, और उसको हम फिर रिकग्नाइज करते हैं कि हमारी जो लॉन्ग टर्म में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं ये उससे किस चीज से मिलता जुलता है, और फिर हम किसी बिहेवियर या किसी जवाब के साथ आते हैं। Attention. This is pretty obvious. The more we pay attention to a stimulus, the more likely it will continue on to the next memory store. शॉर्ट टर्म मेमोरी जिससे क्या होती है कि हम अटेंशन देते हैं किसी चीज को ज्यादा, वो उतनी मेमोरी स्टोरेज में जाता है, और अगर हम ज्यादा अटेंशन देते हैं और उसको रिहर्स करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी. The stuff we encode from the sensory goes to short term memory. Events are encoded visually or semantically. A limited capacity store that can maintain information for approximately 20 seconds. अब ये याद रखना, 20 seconds तक की limited capacity store है जो कि maintain रह सकता है। We recall digits better than letters. हम digit को ये देखा गया है कि ज्यादा अच्छा recall कर सकते हैं than letters. इस फिगर को आप देख रहे हैं, short term memory clinic. Shoot, what did I come in here for? Just look at it. वेज टू एक्सटेंड ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म. अब ये देखिए, अब आप टिप्स की बात करते हैं, क्या टिप्स होंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए? पीछे हम पढ़ते चले आ रहे हैं, काफी देर से हम कह रहे हैं जी अटेंशन होती है, पहले आप स्टिमुलस को देखते हैं, फिर उसके बाद रिहर्स करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में भी जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन पहले हम शॉर्ट टर्म को तो रिट्रीव करना सीखते हैं। देखते हैं कि मेंटेनेंस रिहर्सल क्या चीज है। द प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली वर्बलाइजिंग और थिंकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन. अभी आप मेरी बात सुन रहे हो और अगर आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हो किसी चीज को, मैं जब बोल रही हूँ मेंटेनेंस रिहर्सल, तो आप सबने बोला मेंटेनेंस रिहर्सल इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूवमेंट. ठीक है, पहली टिप जो मैंने आपको बताई वो थी मेंटेनेंस रिहर्सल. आप रिहर्स कर रहे हो, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है. दिस इज वन ऑफ द टिप. चंकिंग या स्लॉट्स में चीजों को डिवाइड कर लेना इन अनदर टाइप. आपको हमेशा से कहा गया होगा कि चीजों को छोटा कर लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्स की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, आप लोग एग्जाम्स का जमाना है, पढ़ाई का दौर है और आपको पढ़ाई करनी है और आपको चीजों को याद भी करना है, तो किस तरह याद होगी? पूरा चैप्टर पढ़ो या उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो और उन छोटे हिस्सों को कोई मीनिंग दे दो. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चैप्टर पढ़ा आज साइकोलॉजी रिलेटेड टू बायोलॉजी, जो कि हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, और आपको ने एक नजर उस पर डाली तो आपको लगा ये बहुत ज्यादा है. 10 पेजेस हैं, ठीक है, 10 पेजेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता रहा है, वो न्यूरॉन का फंक्शन बता रहा है, वो न्यूरॉन की वर्किंग बता रहा है, वो न्यूरॉन का ताल्लुक बता रहा है टाइप्स बताते हुए, उसके बाद उसका ताल्लुक बता रहा है विद सेंसेशंस एंड परसेप्शंस. तो आपने क्या किया कि जितनी बातें मैंने बोली है ना, इसको चंक्स में, स्लॉट्स में आपने डिवाइड कर लिया. और पहला आपका जो स्लॉट था वो था जनाब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को डिफाइन करने का. सेकंड स्लॉट ये था कि आपने कहा कि रिलेट बायोलॉजी विद साइकोलॉजी. थर्ड स्लॉट में आपने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. फोर्थ स्लॉट में आपने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद नर्वस सिस्टम. फिफ्थ स्लॉट में आपने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद सेंसेशन एंड परसेप्शन. फिर आपने कहा जी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. उसके बाद आप इनको अलग अलग अटेंशन देते हुए आगे चलते गए और इनको स्लॉट्स में, बजाय इसके कि आपने स्टार्ट लिया एक बहुत बड़े इंट्रोडक्शन के साथ और बजाय इसको डिवाइड करने के आप उसको एट अ सिंगल ग्लांस पढ़ते चले गए रादर देन डिवाइडिंग इट, तो आपके लिए मेमोराइज करना इज डिफिकल्ट.
ठीक है, तो पहले आपको चंक्स में, स्लॉट्स में चीज को डिवाइड करना है एंड देन यू हैव टू रिहर्स इट एंड देन यू विल फिर मेरे पास आइएगा और कहिएगा कि हमें भूल गया, तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि आपको आपने चंक्स में या स्लॉट्स में डिवाइड नहीं किया था, वरना आपको ये चीज कभी ना भूलती। So for the students like you people, it is a very useful technique और इसको यूज करें। मैंने भी यूज की and I found the results very positive। चीजों को स्लॉट्स में, चंक्स में डिवाइड करके और जब आप पढ़ेंगे तो you will find the difference। क्यों? ये भी अभी आपको इसमें रीजन मिल जाएगी, हमें ये डिफरेंस क्यों मिलता है, हम चीजों को स्लॉट्स में क्यों करते हैं। लास्ट लेक्चर आपको याद होगा, अगर हमने गेस्टॉल्ट पढ़ा था, हमें आदत होती है ना, ब्रेन जो है दैट इज बाय नेचर मेड लाइक मेकिंग थिंग्स इनटू ग्रुप, लर्निंग थिंग्स इनटू ग्रुप, मेकिंग थिंग्स कंप्लीट। तो अगर हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को कि ये प्रोसेस वाला सेक्शन अलग है, स्ट्रक्चर वाला सेक्शन अलग है, फंक्शन वाला सेक्शन अलग है, देन वी आर एक्चुअली मेकिंग सेंस फॉर आवर ब्रेन टू लर्न द थिंग, टू मेमोराइज द थिंग। तो वो जो गेस्टॉल्ट के हमने रूल्स पढ़े थे या हमने ग्रुपिंग के लॉज पढ़े थे, सिमिलैरिटी के लॉज पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं। मेमोरी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवाइड दीज थिंग्स। तो स्लॉट्स में या चंकिंग में आप उसको कर दें। बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर कंबाइंड इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, देखिए आप मीनिंग देके उनको यूनिट्स में आप कर दें, और चंक्स, सो दैट मोर इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये देखिए आपके सामने फिगर्स मौजूद हैं। लास्ट फिगर देखें, 2 1 3 4 5 6 1 2 3 4। इसको 2 13 in bracket 4 56 12 34. Maybe you will remember it much easier like this than just saying it 2 1 3 4 5 6 1 2 3 4. It's difficult. It's much simple to remember if we say it 2 13 4 56 12 34. So आपने उसको ग्रुप्स कर दिए, और किसकी बेस पे ग्रुप्स किए कि आपने उसको फर्स्ट 3, आखिरी जो है वो 4 लेटर्स रह गए और बीच में 3 जो है वो डिजिट्स रह गए। आपने इस तरह भी कर दिया, और भी बहुत सारे मीनिंगफुल वेज हैं जो हम इसको दे सकते हैं। वेज टू एक्सटेंड अगेन, इसको कंटिन्यू करते हैं। प्राइमेसी एंड रीजेंसी एंड अदर फैक्टर। व्हाट इज प्राइमेसी? व्हेन यू आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन परसीव्ड फर्स्ट इज मोर लाइकली टू बी remembered. This more recent information may simply get to long-term memory more easily and thus be remembered, or we may just rehearse the early information more. अच्छा, recency क्या है? Information perceived toward the end of an event is also more likely to be remembered. So information in the middle seems to get pushed out and is less likely to be remembered. जैसे कि आप अगर कोई बुक पढ़ रही हैं तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट पैराग्राफ है वो ज़्यादा आपको जो है प्राइमेसी, जो आपने सबसे पहले पढ़ा वो आपको याद रहेगा या आसानी से याद रहेगा, या आखिर का। मिडिल का मोस्ट लाइकली वी पीपल आर जस्ट, इट इज़ नॉट दैट ईजी कि उसको हम रिट्रीव करें। तो इट्स मच बेटर कि आप उसको जो है, जो भी चीज़ आपको याद नहीं होती या आप मेमोराइज नहीं कर पाते तो उसको आप पहले कर लें। आपके एग्जाम में भी हो रहा है ना, कुछ चीजें जो आप शुरू दिन से कर रहे हो नहीं हो रही, तो आप उसको जब आप तैयारी करने बैठे तो वो चीजें जो नहीं हो रही थी वो पहले करने की कोशिश करें। शायद आपको जो मिडिल की चीज थी उसको शायद, क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके होंगे, एक दफा आप पढ़ चुके हो, एक दफा आप कर चुके हो, और ये मैं आपको पढ़ाई के हवाले से ज्यादा इसलिए बता रही हूँ कि आपके काम आएगा, वरना ये सारे इवेंट्स जो हैं ये हम जो है ओवरऑल अपनी बाकी लाइफ इवेंट्स के ऊपर अप्लाई करें तो हम देखेंगे हमें वो वाली इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है जो कि शुरू में है और आखिर में है, और वो वाली इंफॉर्मेशन जो मिडल में होती है अक्सर हमारी मेमोरी से निकल जाती है, या हमें अनलेस कि उसमें कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज ना हो जो कि हमारी अटेंशन का बायस बने, वी आर नॉट एबल टू रिट्रीव। वी आर एबल टू रिट्रीव द फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट द मिडिल पार्ट इज समटाइम्स इग्नोर्ड बाय अस, और वी आर नॉट गिविंग द अटेंशन, और सिंपली वो जो है वो आपकी STM जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं गया। Another factor is the elaborative rehearsal. बार बार आपको बोल रहे हैं रिहर्स करना, that is one of the basic tip. आपने चंक्स में डिवाइड की चीज, फिर आपने रिहर्स की, बार बार एक चीज की, you will be memorizing that thing.
The only way to bring information into long-term memory, connecting new information with previously stored already existing associative structures बना लेते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो पुरानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ नई इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर देता है, और उस तरह से आपके रिहर्सल भी यूं समझे कि इजी हो जाती है, और आपकी जो एसोसिएशन है दैट विल easily go into the long term memory. Just look at the graph and see. Amount of information है एक तरफ आपके days हैं। पहले दिन amount of information आप देखें कितनी थी आपके पास, और फिर वो जो रिहर्स होती गई वो तो अपना ग्राफ उसका ऊपर रहा, लेकिन day 30 तक वो नीचे आ गई। Okay. Let's see this experiment. This is a short-term memory task. In these tests, a monkey is shown a light which is the cue, and then it makes a response after a delay. देखते हैं क्या है। Delayed response tasks, the monkey must choose the light that is in the same location as the cue. अच्छा, delayed alternation task, the monkey must choose the light that is not in the same location as the cue. Delayed matching to sample task, the monkey must choose the light that is the same color as the cue. ये वो याद कर रहा है, ये मेमोराइज कर रहा है, मेमोरी का एक टास्क है, और उसका रिवॉर्ड क्या है, ऑरेंज जूस है। अब वो क्यू में जो है वो ऑन का वो करेगा, तो उसको जो है वो उसकी एक लर्निंग हो रही है, उसकी एक मेमोराइज हो रहा है वो कि ये वाला बटन अगर वो चूज करेगा तो रिस्पॉन्स होगा। अगर उसमें डिले होगा तो वो देखें, आप नीचे एरो देखें कि ये किस तरीके से हो रहा है, कि उसके बाद वो उसका बटन जो है वो उसकी जो डिले है रिस्पॉन्स का, उसके बाद उसके टाइम जो है, आप यू कैन जस्ट लुक एट दिस एंड यू कैन फाइंड आउट कि इन डिलेड रिस्पॉन्स टास्क में जो है वो मंकी मस्ट चूज द लाइट दैट इज इन द सेम लोकेशन एज द क्यू, ठीक है ना। और जो ऑल्टरनेशन टास्क है उसको द लाइट दैट इज नॉट इन द सेम लोकेशन एज द क्यू शुड बी चोजन। ये उसका मेमोरी टास्क है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। It is an unlimited capacity stored that can hold information over length periods of time. Long term memory में क्या क्या कुछ है, बचपन के सारे वाकयात, आपके बचपन की चीज़ें, आपके इम्पोर्टेंट तरीन, कितना बड़ी स्टोरेज है हमारे अंदर कि आपका कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा स्टोरेज करें तो थोड़े दिन बाद रेड सिग्नल आने लगता है ना। तो रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है कि आप अपनी डिस्क को खाली करें, आपका खतरा है कि ओवरफ्लो हो जाएगी ये, और इसमें मजीद इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। मगर अल्लाह ताला ने आपके जो अंदर मेमोरी का सिस्टम ऐसा बनाया है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 100 साल तक जीते हैं और आपके 100 साल की उम्र में आपसे बचपन का कोई वाकया भी पूछा जाए, या वो जब आपने होश संभाला था, जिसको हम होश संभालना कहते हैं, आपकी मेमोरी में जो चीज़ें आनी शुरू हुई थी, तो आप कुछ ना कुछ रिट्रीव करने के काबिल होते हैं अगर कोई बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से आपकी मेमोरी लॉस ना हो चुका हो। तो इतना बड़ी स्टोरेज है आपकी कि आप बहुत कुछ याद रखते हैं, ठीक है। आज के दिन में आपको याद है कि आपको इस लेक्चर के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं और जो आपने करने हैं, फिर इस लेक्चर को भी याद रखना है, और फिर आपने फलानी जगह पे ये भी जाना है, आज उसकी भी आखिरी तारीख है, आज ये भी है, whatever you but you know even today's things, आज के टास्क। और अगर आज से 10 साल पहले की कुछ बातें आपसे पूछी जाएं, 4 साल पहले की कुछ बातें आपसे पूछी जाएं, वो भी आपको याद हैं। और इसी तरह से बाद में भी किसी से ये जो लेटर एज में भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो आपको याद होता है। तो इतनी अनलिमिटेड कैपेसिटी है स्टोर करने की, दैट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ओवर लेंथी पीरियड्स ऑफ टाइम। सजेस्टेड एनकोडिंग मोड्स आर सिमेंटिक, जिसमें कि मीनिंग होता है कोई, एंड विजुअल पिक्टोरियल होता है जो इन द मेन, बट कैन बी एक्रोस्टिक ऑल्सो, आइडिया भी हो सकता है, कोई फिलॉसफी भी हो सकती है जो कि आपको याद है। They say that an elephant never forgets. तो जो साथ में बैठा हुआ है वो कह रहा है forgets what? लॉन्ग टर्म मेमोरी का देखें, इतना बड़ा ये आपके सामने है एक, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें फिर हम आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्या चीज़ें निकल रही हैं? प्रोसीजरल मेमोरी,
जिसमें हम कोई प्रोसीजर सीखते हैं, जैसे कि साइकिल चलाने का प्रोसीजर आप सीखते हो जो कि फिर लॉन्ग टर्म में चला जाता है। परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको ये वर्ड आता है। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें कि किसी चीज़ से आप कोई एसोसिएशन नहीं कर रहे। स्किल्स, मोटर एंड कॉग्निटिव, मोटर कॉग्निटिव स्किल्स सीखते हो आप। कौन कौन सी मोटर स्किल्स होती हैं और कौन कौन सी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं? मोटर स्किल्स रिलेटेड टू योर मूवमेंट्स। लिखने का काम, ये देखें, पेन लिया, ऐसे पकड़ा और लिखा। ये आपको मैं कहती हूँ पेन उठाओ और लिखो, ये आपकी मोटर मूवमेंट है, मोटर स्किल्स हैं। परसेप्चुअल प्राइमिंग, कंडीशन रिस्पॉन्सेज बिटवीन टू स्टिमुलाई, ये भी आपको इसका भी आइडिया है। हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, रिफ्लेक्स पाथवेज, स्केलेटल मसल्स, perceptual and association, new cortex, basal ganglia and cerebellum. Once again getting technical, but I am emphasizing on all the points जो कि important है, जो कि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। डिक्लरेटिव मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, इवेंट्स और फैक्ट से रिलेटेड है, जो इवेंट्स वाकयात होते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं कुछ, वो दैट इज एपिसोडिक होती है इवेंट्स की, जिसमें एपिसोड्स के तौर पे आपको मेमोराइज कर रहे हैं आप, और फैक्ट्स हैं जिसमें कि आप को ये बताया गया ना, जैसे फैक्ट, इट्स अ फैक्ट के इंसान को सच बोलना चाहिए। अब आपके मेमोरी में ये जुमला है। सिमिलरली आपको एक इवेंट याद है कि एक दफ़ा जब आपने झूठ बोला था तो आपके साथ घर वालों ने ये किया था, कुछ भी, किसी टीचर ने ये किया था, आपको याद है, दैट इज अ इवेंट रिलेटेड मेमोरी। स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, ये हो गया, ठीक है, इवेंट। और फैक्ट क्या हो गया? वर्ल्ड नॉलेज, ऑब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल प्राइमिंग, ठीक है, ये दीज आर द फैक्ट्स। medial temporal lobe is associated with this, there is a structure, biological structure which is associated with this particular memory, और उसका ये आपको नीचे जो है वो पूरा नाम दिए हुए आप जो देख रहे हैं कि टेम्पोरल लोब है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में मैंने आपको जैसे बताया कि इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट, प्रोसीजरल, परसेप्चुअल, क्लासिकल, नॉन एसोसिएटिव। एंड दैट इज एक्चुअली प्रोसीजरल में जो आप स्किल्स सीखते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, और परसेप्चुअल में जैसे आप जो परसीव करने का जो मैंने आपको पूरा अमल बताया था वो होता है। इसमें कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, ये भी आप पढ़ चुके हो। और नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, यानी कोई नई चीज़ आप जिसके कोई पुरानी चीज़ के साथ आप नहीं वो कर रहे, एसोसिएट नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको उससे यूज टू हो रहे हो। और नीचे सबसे एंड में आप देख रहे होंगे ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो रिलेटेड हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ। तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये बनता है आपका पूरा चार्ट कि किस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म आपस में एसोसिएटेड भी हैं और जो है हम इनको यूज भी कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी? These are the, you just look at this diagram and you can find के लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैसी टाइप्स हैं। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज जाती है, लेकिन हर हाल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपस में रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म से रिहर्सल के बाद, अटेंशन के बाद वो लॉन्ग टर्म में आती है। तो ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे होगी जैसे ये आप एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स देख रहे हैं जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज करते हैं। इसमें मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं, 1 2 3 खाने हैं इसके वक्त आपके सामने। एक फर्ज करें कि इसमें से खाना जो है दैट इज नॉन डिक्लेरेटिव एंड वन इज डिक्लेरेटिव। अब व्हाट इज डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव? नॉन डिक्लेरेटिव में आपके आता है प्रोसीजर, जिसमें अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, प्रोसीजर जिसमें जैसे आपको दिखा रहे हैं साइकिल, मोटर स्किल्स, इमोशंस। डिक्लेरेशन में आ गया सिमेंटिक और एपिसोडिक, ठीक है, सिमेंटिक और एपिसोडिक जो अभी हमने आपको पीछे बताया था। इसको फिर से देखते हैं। डिक्लेरेटिव क्या है? मेमोरी फॉर फैक्ट्स। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी, नॉलेज फैक्ट्स हैं, फिलॉसफी है जो आप याद रखते हो, ये यूं होता है तो यूं होगा, आप कुछ बातें याद रखते हो। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी फॉर स्किल्स एंड प्रोसीजर, जैसे कि आप साइकिल चलाना याद रखते हो, साइकिल चलाते हो, एक दफ़ा सीख लेते हो, रिहर्स कर लेते हो, उसके बाद आपको पता है। मगर मैं अभी आपसे ये पूछती हूँ अगर कि ज़रा मुझे बताओ कि जब हम साइकिल पे बैठते हैं तो सबसे पहले आप राइट हैंड ऊपर रखते हो या लेफ्ट हैंड ऊपर रखते हो? पैर आप पीछे से ऊपर लाते हो कि आगे से लाते हो?
जब आप पैडल पे पैर मारते हो कि राइट पैर पहले मारते हो कि लेफ्ट पैर पहले मारते हो? जब आप साइकिल चला रहे होते हो और साइकिल रोकनी होती है तो लेफ्ट वाली ज्यादा तेजी से दबाते हो या पहले राइट वाली दबाते हो? मेरा ख्याल से आप लोग ये चीज रिमेम्बर नहीं कर सकोगे। या कल आपने जब आप साइकिल पे बैठ रहे थे तो आपने जो है जब साइकिल रुकी थी तो साइकिल का पहिया अगर ऊपर होता है एक पहिया और नीचे होता है दूसरा पहिया, तो आप प्रेशर सबसे पहले किस पर देते हो? पहिया नहीं, सॉरी, पैडल कौन से पैडल पर आप प्रेशर देते हो? और पैडल अगर ऊपर की तरफ होता है तो क्या करते हो? यू कैन नॉट रिमेम्बर दिस काइंड ऑफ माइन्यूट डिटेल्स, बट व्हाट यू कैन रिमेम्बर इज द प्रोसीजर ऑफ साइक्लिंग. You can just go for cycling without remembering कि मुझे पहले कौन सा हाथ पकड़ना है और कौन सा हैंडल पकड़ना है और पहले मुझे ब्रेक कौन से वाली साइड की मारनी है. You will just remember the procedure. तो उस पूरे प्रोसीजर को तो आप रिमेम्बर कर सकते हो, मगर आप ये नहीं कि आपसे इतनी माइन्यूट डिटेल्स अगर मैं पूछूं तो आप बताओ, क्योंकि ये प्रोसीजर आपने स्टडी कर लिया है. इट्स अबाउट प्रोसीजर. सिमेंटिक मेमोरी क्या है? जो अभी हम पीछे पूरा चार्ट पढ़ा था अब उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना. सिमेंटिक मेमोरी इज कंटेनिंग जनरल नॉलेज सच एज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन लर्नड इन फॉर्मल एजुकेशन. Episodic memory containing personal information not readily available to others such as daily activities and events. Semantic and episodic memories are forms of explicit memory, memory that is consciously known. इसको हम अभी एग्जाम्पल से बताएंगे. Declarative memory मीडियल टेम्पोरल लोब से एसोसिएटेड है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था. सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी. नीचे देखो, आपको सामने एक मैप है और एक आपके सामने इवेंट हो रहा है. ये फैक्ट्स पर मैप इस फैक्ट है कि जी ये जगह कहाँ है, ये जगह यहाँ है, ये जगह यहाँ है, और ये अगर आपको याद रह गया दैट इज अ सिमेंटिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी, एक एपिसोड हुआ है, एक धमाका हुआ है और उसमें आप देख रहे हो वो आपको किस तरह से रिट्रीव हो सकता है अगर आप जो है उस जगह पर मौजूद थे या आपने देखा या सुना. नॉन डिक्लेरेटिव लॉन्ग टर्म मेमोरी, skills that people know how to do, also include emotional associations, habits and simple conditioned reflexes that may or may not be in conscious awareness. ये जो मैंने अभी आपको साइकिल की मिसाल दी उसमें आप प्रोसीजर को तो जानते हो, प्रोसीजर तो आप कर रहे हो, बट आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में ये नहीं है. एक छोटी सी और एग्जांपल देती हूँ कि जब आप गाड़ी को राइट टर्न कर रहे हो तो कितने एंगल पे हैंडल को मोड़ते हो कि आपका टर्न हो जाता है. आप तो अंदाजे से एक टर्न करते हो और चले जाते हो. दिस इज अ प्रोसीजर. ये प्रोसीजर है जो आप फॉलो करते हो और आप निकल जाते हो. ठीक है, तो कोई एज सच एंगल नहीं उसमें है, मगर आप उस प्रोसीजर को ओवरऑल, और आप इतनी माइन्यूट डिटेल्स को ना याद रखते हो ना याद रख सकते हो कि आप उसके एंगल्स को स्टडी करो और फिर उसको याद रखो कि लास्ट टाइम मैं इस एंगल पे टर्न किया था और इस दफ़ा मैंने इस एंगल पे टर्न किया था. ठीक है, तो इट्स ऑल्सो अ प्रोसीजर. Non-declarative memory, often called implicit memory, memory that is not easily brought into conscious awareness. एक तो ये non-declarative की एक जो है characteristic था. Procedural memory, skills and habits, जैसे कि हमने बोला, ये देखें आपके सामने जो फिगर है, skills and habits, वायलिन बजा रहा है बंदा और जो है वो एक में कंडीशनिंग हो गई है, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्केलेटल, मस्कुलेचर, जो सेरिब्लम इन्वॉल्व है. ये थोड़ी सी बायोलॉजिकल फिगर्स हैं बट इट्स ओके. आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हर चीज़ के साथ, जैसे कि अभी हम बायोलॉजी रिलेट कर रहे हैं वैसे ही इस मेमोरी के साथ भी रिलेटेड है. और फेयर मेमोरी है ये इमोशनल रिस्पॉन्स की, जिसमें कि सांप उसके सामने है और उसका एक इमोशनल रिस्पॉन्स है. उसकी मेमोरी में ये है कि जब सांप उसने देखा था कि या पढ़ा था कहीं पे कि जब सांप सामने आ जाए तो वो जब ऐसा काटता है कि फेटल हो सकता है, तो उसको उसकी फेयर मेमोरी है जो कि इमोशनल रिस्पॉन्स है, और ये उसके साथ रिलेटेड जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं मैगडिला. अब व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग द मॉडल? A model of memory as a single system in which retention depends on how deeply information is processed. जब आपकी जो information अंदर process हो रही है वो कितनी deeply process हो रही है कि उसको याद रखा जाए. With the shallowest levels of processing, a person is merely aware of the incoming sensory information. Deeper processing takes place only when the person does something more with the information.
सच एज फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, मेकिंग एसोसिएशंस, जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, एसोसिएशंस कर रहे हैं, दो चीज़ों को एसोसिएट कर रहे हैं आपस में, देन दिस काइंड ऑफ डीपर प्रोसेसिंग इज अकर्ड. अटैचिंग मीनिंग टू अ सेंसरी इंप्रेशन और अदरवाइज एंगेजिंग इन active elaboration on new material. Craik and Turving. Had participants answer yes or no to questions asked about words just before the words were flashed to them for 1/5 of a second? Participant had to process the words visually, acoustically or semantically. The test required shallow processing for the first question, deeper processing for the second question, and still deeper processing for the third question. Later retention tests showed that the deeper the level of processing, the higher the accuracy rate of memory. यानी deeper होगी processing का level तो rate of accuracy जो है memory के वो high होगी. This is कि आप अगर किसी टेस्ट में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को जज कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ये जज कर रही हैं कि कितनी डीपर उसकी प्रोसेसिंग हुई है, और हायर द एक्यूरेसी रेट ऑफ मेमोरी इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. See on this figure that there is on one side there is level of processing, type of encoding जो हुई है, और example of questions used to elicit appropriate encoding कैसे हुई है. डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग हम एक तरफ देख रहे हैं उसकी. शैलो कब होगी? बिल्कुल जो कि आपके ऊपर ही रहेगी, like it's not going into deep processing. That is structural encoding emphasizes the physical structure of the stimulus. Is the word written in capital letters? कैपिटल लेटर्स में लिखा है क्या वो वर्ड? अच्छा. इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग. फोनेमिक इनकोडिंग एम्फसाइजेस व्हाट अ वर्ड साउंड्स लाइक. ये जो है उसका साउंड कैसा कर रहा है. डज द वर्ड राइम विद वेट? क्या उसकी राइमिंग हो रही है किसी वर्ड के साथ? डीप प्रोसेसिंग. सिमेंटिक इनकोडिंग एम्फसाइजेस द मीनिंग ऑफ वर्बल इनपुट. वुड द वर्ड फिट इन द सेंटेंस ही मेट अ डैश ऑन द स्ट्रीट? क्या वो वर्ड किसी सेंटेंस में पुट किया जा सकता है? तो वो सिमेंटिक इनकोडिंग हो रही है जो कि डीप प्रोसेसिंग में आती है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेमोरी टास्क्स. वी विल डिस्कस वन बाय वन. वन इज रिकॉल. रिकॉल जैसे कि आपको मैं कहती हूँ एक आम जबान में कि रिकॉल करने की कोशिश करेंगे. कल का लेक्चर मेरा, कल का लेक्चर रिकॉल आप कैसे करेंगे? रिकॉल बेसिकली आपने मेजर ऑफ रिटेंशन, जो रिकॉल जो है वो हम कितने अमाउंट ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हैं, दैट रिक्वायर्स अ पर्सन टू रिमेंबर मटेरियल विद फ्यू और नो रिट्रीवल क्यूज, एज इन एन एसे टेस्ट. ट्राइंग टू रिमेंबर समवन्स नेम, रिकॉलिंग आइटम्स ऑन अ शॉपिंग लिस्ट. आप शॉपिंग लिस्ट के आइटम्स को रिकॉल कर रहे हैं. मेमोराइजिंग अ स्पीच और अ पोएम वर्ड फॉर for word and remembering may be made a little easier if cues are provided to jog the memory. Sometimes serial recall is required. That is, information must be recalled in a specific order. उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये जुमला आया, उसके बाद ये जुमला, like this kind of order. Research suggests that in free recall tasks, order associations are more resistant to distractions than meaningful associations. ठीक है? अगर जो है आपको रिकॉल करने को फौरन ही कह दिया जाए कोई चीज़, तो बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं वो रोकेंगी. कोई चीज़ आपके उसमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो वो उसको आने से रोकेगी, मगर आपकी इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से मिलेगी कि आप उसको रिटेन करें और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी जो है सामने लाएं थ्रू योर रिकॉल मेमोरी. रिकग्निशन. A measure of retention that requires a person to identify material as familiar or as having been encountered before. ये चीज़ मैंने कहीं देखी है. इस इंफॉर्मेशन को कहना कि ये कुछ, it seems like I have seen it somewhere. It seems I saw it. It is the same thing, या एसोसिएट करना कि जो मैंने कल देखी थी. जैसे कि as having encountered before, multiple choice, matching, true false, ये जो आपके एग्जाम में आते हैं, are examples of recognition test items. The main difference between recall and recognition is that a recognition task does not require you to supply the information, but only to recognize it when you see it. ठीक है? Recent brain imaging studies have discovered that there is a structure known as hippocampus
ब्रेन स्ट्रक्चर है, ब्रेन के करीब एक स्ट्रक्चर है जो कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ रिकग्निशन। इसलिए हिप्पोकैम्पस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेमोरी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थर्ड इज द रीलर्निंग। Measuring retention in terms of the percentage of time or learning trials saved in relearning material compared with the time required to learn it originally, also called the savings method. Savings score, the percentage of time or learning trials saved in relearning material over the amount of time or number of learning trials required for the original learning. College students demonstrate the relearning method each semester when they study for कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल एग्जाम्स। क्या आपके साथ हो रहा है? ये बिल्कुल आप यही कर रहे हो। आज आप लर्न कर रहे हो, आज आप मुझसे सुन रहे हो, यू विल ट्राई टू रिट्रीव और रीलर्न करोगे असेसमेंट में, अपने फर्स्ट सेशनल में, फिर अपने फाइनल एग्जाम में यू विल रीलर्न इट। तो ये आपके ऊपर अप्लाई होती है। Recall versus recognition. What is the difference between recall and recognition? अभी मैंने आपको बताया था. What is the example of recall? The process of storing information in memory is called. What is it? आप आंसर दें. Example of recognition. The process of storing information in memory is called. क्या होगी? Rehearsal, deep processing, encoding या retrieval. अभी पढ़ा है आपने. आप लोगों ने देखा कितनी चीजें आप लोगों को याद रह जाती हैं, कितनी चीज़ें आप लोग याद रख सके। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और कि हमारे अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, हमारे अंदर क्या रिमेम्बरिंग का प्रोसेस है, क्या मेमोरी हमारी है, कैसी मेमोरी हम लोग शॉर्ट टर्म को हम कैसे इम्प्रूव करें, लॉन्ग टर्म को हम कैसे इम्प्रूव करें। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेमोरी के प्रोसेस को जब जानते हैं तो हम अपनी इम्प्रूवमेंट भी खुद लेकर आ जाते हैं। अब मेमोरी याददाश्त का ताल्लुक है आपके रिमेम्बरिंग से, रिमेम्बर भी कर रहे हो, सोच भी रहे हो, चीज़ों को बाहर भी ला रहे हो। हम भूल क्यों जाते हैं? फॉरगेटिंग क्या चीज़ है? हम भूल क्यों जाते हैं चीज़ को? शॉर्ट टर्म पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म पढ़ ली, रिमेम्बरिंग की प्रोसेस देख लिया आपने, टाइप्स देख ली आपने, रिकॉल, रिकग्निशन, रिहर्सल, ये सब कुछ आपने देखा, फिर हम चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं? फॉरगेटिंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. We forget so many things. We forget the important date. We forget the appointment time. We sometimes forget the lesson of today's test. We sometimes forget the meeting time, like we forget the friend's name sometimes, old friend's name, old class fellow's name. It is much better to say that. We can forget so many things. So और हमारी जिंदगी में ये हो रहा है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? पहले तो आप देखें कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, अ ग्राफ शोइंग अ डिस्टिंक्ट पैटर्न इन विच फॉरगेटिंग इज वेरी फास्ट विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग अ लिस्ट एंड देन टेपर्स ऑफ ग्रेजुअली। ठीक है, ये क्या है? एनकोडिंग फेलियर कहाँ से शुरू हुआ? आप याद करें कि हमने लेक्चर कहाँ से शुरू किया था? एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। तो सबसे पहले तो हमारा एनकोडिंग फेलियर हो गया, एनकोड ही नहीं हुई चीज़। तो एनकोडिंग फेलियर इज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। यहाँ पर अगर हमारी कोई फेलियर है तो सब पहले ही स्टेप पर, वो जो हमने 3 स्टेप्स पढ़े ना मेमोरी के, उसके पहले स्टेप पर कोई एक फेलियर हो सकता है। According to the memory trace theory, physical change in the brain that occurs when a memory is formed. Decay, loss of memory due to the passage of time during which the memory trace is not used. Disuse, another name for decay, assuming that memories that are not used will eventually decay and disappear. ये brain का काम है। Loss of memory हो जाना due to the passage of time, वक्त के साथ साथ मेमोरी का लॉस हो जाना, निकल जाना आपकी मेमोरी से, ड्यूरिंग विच द मेमोरी ट्रेस इज नॉट यूज, क्योंकि वो यूज नहीं हुई, वो रिहर्स नहीं हुई, वो निकाली नहीं गई, उसको वो फिर डिके हो जाती है। डिके जो है वो खत्म हो जाती है डिस यूज की वजह से। ये भी डिके की ही दूसरी फॉर्म है, अज्यूमिंग दैट मेमोरीज दैट आर नॉट यूज, जो यूज नहीं हो रही, इट विल इवेंचुअली डिसअपेयर, वो निकल जाएंगी।
तो ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है, डिके और डिसयूज। और वो मेमोरीज जो कि आपके या जो जिसको कहते हैं वो याददाश्त जो आपसे आपके ब्रेन से ना निकल सके, उसके लिए दिस इज नॉट द थ्योरी, दिस इज द थ्योरी फॉर फॉरगेटिंग, व्हाई वी फॉरगेट। एक तो ये रीजन हो गई। एक इंटरफेरेंस थ्योरी है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस जो है मेमोरी रिट्रीवल प्रॉब्लम दैट अकर्स व्हेन ओल्डर इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स और इंटरफेयर्स विद द रिट्रीवल ऑफ न्यूअर इंफॉर्मेशन। इंटरफेरेंस जो है वो भी पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन की इंटरफेरेंस की वजह से पुरानी इंफॉर्मेशन बाज दफा फॉरगेट हो जाती है, भूल जाती है। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस memory retrieval problem that occurs when newer information prevents or interferes with the retrieval of older information. Proactive interference problem driving in England after learning in US, ये one of the example है। Proactive में ये हुआ कि जी आपने राइट हैंड ड्राइव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव करनी पड़ गई, तो आपको राइट हैंड ड्राइव में प्रॉब्लम आने लगेगी दोबारा जब आप दोबारा करने जाओगे। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वो होगी कि जिसमें कि हमारी जो नई इंफॉर्मेशन है वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रही है और हम पुरानी इंफॉर्मेशन भूल गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मैंने लैंग्वेज लर्न की पश्तो, और पश्तो लर्न करके मैं आई लर्नड विद इन 2 or 3 years आई ट्राइड टू लर्न जापानीज। तो जापानीज की जो इन्फॉर्मेशन थी, अब मुझसे जब इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा लर्न या जो है बोलने की कोशिश करती हूँ, तो जापानीज लैंग्वेज जो है वो मैं रिट्रीव कर लेती हूँ, मगर मैं पश्तो रिट्रीव नहीं कर पाती। पश्तो की जगह मैं जापानीज के बहुत सारे वर्ड्स लगा देती हूँ। पुरानी इन्फॉर्मेशन से मेरी नई इन्फॉर्मेशन जो है वो टकराई, इंटरफेयर की, और ज़्यादातर जो रिट्रीवल है वो मेरा जापानीज लैंग्वेज का हो गया, क्योंकि वो लेटेस्ट था, वो न्यू था। और चूंकि नई लैंग्वेज थी, दोनों का ताल्लुक लैंग्वेज से था, तो उसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक लैंग्वेज ने दूसरी लैंग्वेज को अपना उसमें ले लिया, क्योंकि मैंने रिहर्स नहीं किया था पश्तो लैंग्वेज को। सो दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। फॉरगेट इंटरफेरेंस थ्योरी, ये देखें आपके सामने एक फिगर आई है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में, जिसमें फ्रेंच लर्नड बिफोर हैंड interferes proactively. Study French, study Spanish test. Retroactive interference, Spanish learned afterwards, interference retroactively, तो फिर French test। ये देखें आपके सामने, जो French को स्टडी किया और स्पेनिश को वो किया, उसमें आपने ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, प्रोएक्टिव एंड रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इफ अ स्टूडेंट वर टू स्टडी फॉर अ फ्रेंच एग्जाम एंड देन अ स्पेनिश एग्जाम, इंटरफेरेंस कैन अकर इन 2 directions. When taking the Spanish exam, the French information studied first may proactively interfere with retrieval of the Spanish information. But when taking the French exam, the more recently studied Spanish information may retroactively interfere with the retrieval of the French information. तो ये बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल बन गई जो मैंने आपको खुद अपनी दी है। Some ways of improving the memory. These are the tips everybody must be knowing it, and they would love to improve their memory through these kinds of tests. Tips जो हैं आपको वो ये दी जा सकती हैं कि जनाब आप knowledge of results, एक तो हो गया feedback allowing you to check your progress. अपने आप को फीडबैक दें अपनी ही प्रोग्रेस चेक करने के लिए। रिसाइटेशन, समराइजिंग अलाउड वाइल यू आर लर्निंग। क्यों जोर से, जब आप लर्न कर रहे हैं तो आप जोर से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आप सुन भी तो रहे हैं ना। तो आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो 2-3 तरह से आपकी लर्निंग हो रही है और आपको मौका मिल रहा है मेमोराइज करने का ज़्यादा से ज़्यादा। रिहर्सल, रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन मेंटली, साइलेंटली। अब जो आपने कर लिया या थोड़ा सा बोल के, अब उसको जब आप रिहर्स कर रहे हैं खामोशी के साथ अंदर ही अंदर, तो वो आप अपने आप से बात करते हुए उसको रिहर्स कर रहे हैं और आप उसको याद रख रहे हैं। सिलेक्शन, सेलेक्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू मेमोराइज। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट लेक्चर में से बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जब आप ग्रुपिंग में कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज के चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, लेट्स कवर इट राइट नाउ। और जब आप इस क्लास से उठेंगे तो आपको मेमोराइज हुआ होगा। क्या है आज के लेक्चर में? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी
इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप एनकोड करते हो, जो है स्टोर करते हो और रिट्रीव करते हो। एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग आप इसको आम अल्फाज में ले लो कि आपने एक स्टिमुलस को देखा, लिया और वो आपके मेमोरी में गया और उस मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप बता सकते हैं कि 2-3 तरह की हैं चीज़ें, प्रोसीजरल है, सिमेंटिक है। और आप अगर इसको पूरे लेक्चर को डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कि फिर आपने मेमोरी की जब टाइप्स पढ़ ली तो आप आए रिमेम्बरिंग की तरफ, और जब आप रिमेम्बरिंग का थोड़ा सा आपने टिप्स भी पढ़ी, थोड़ा आपने प्रोसीजर देखा, फिर आपने कहा कि रिमेम्बर तो हो जाती हैं, ये तरीका होता है रिमेम्बर करने का, रिकॉल होता है, रिकग्निशन होता है। उसके बाद आप आए फॉरगेटिंग में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई? मेमोरी की टाइप्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग से होते हुए हम टिप्स की तरफ आ रहे हैं कि हम फॉरगेट ना करें और हम चीज़ों को याद रख सकें। तो आप एक लेक्चर को 5 मिनट्स में ग्रुप्स में डिवाइड करते हुए कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो आफ्टर दिस क्लास। तो इफ़ यू हैव मेमोराइज इट विद द टिप्स गिवन टू यू, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर दोबारा से इसको रिहर्स करना, सिर्फ आप एक नज़र डालोगे, इतना लंबा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग, एज आई टोल्ड यू, सेलेक्टिंग के बाद जब आपने सेलेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू मेमोराइज कर लिया तो अब आप उसको ऑर्गेनाइज कर दो। ऑर्गेनाइजिंग डिफिकल्ट आइटम इनटू चंक्स अ टाइप ऑफ रीऑर्डरिंग है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से करो। दिस वाज अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। मेमोरी आज हमने पढ़ा, फॉरगेटिंग पढ़ा, रिमेम्बरिंग पढ़ा, और हमने कुछ टिप्स पढ़े अपनी याददाश्त को इम्प्रूव करने के। आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हमारा 8th लेक्चर होगा। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।